हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं रेनकन साइकिल के प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A steam turbine receives superheated steam at pressure of 17 bar and having a degree of superheated of 95 डिग्री सेल्सियस। इसमें स्टीम टरबाइन रिसीव कर रही है सुपर हीटेड स्टीम को। देखिए सुपर हीटेड स्टीम दी गई है 17 बार प्रेशर के ऊपर। ये सप्लाई प्रेशर है, ठीक है। और सप्लाई प्रेशर का मतलब है कि ये P2 प्रेशर है। P2 इज इक्वल टू 17 बार दे दिया गया है, ठीक है। और डिग्री ऑफ सुपर हीटेड की बात कर रही है। ये डिग्री ऑफ सुपर हीटेड क्या होता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। कि जितना भी सुपर हीट हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ड्राई स्टीम थी और उसके बाद जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया इसको, तो उसके बाद ये सुपर हीट होना आगे स्टार्ट हुई, यहाँ तक सुपर हीट हुई। तो ये जो टेम्परेचर है हमारे पास, ये टी सुपर हीटेड टेम्परेचर है, ठीक है। और इसी तरह से जो ये टेम्परेचर है वो आपके पास T1 टेम्परेचर बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको T2 डैश टेम्परेचर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस, जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है? 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी सुपर हीटेड माइनस T2 डैश लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो टी सुपर हीटेड माइनस T2 डैश इज इक्वल टू 95 डिग्री सेल्सियस। The exhaust pressure is 0.07 bar and expansion of steam take place isentropically, ठीक है। ये एग्जॉस्ट प्रेशर दे दिया गया है आपको, मतलब P3 की वैल्यू दे दी गई है 0.07 बार। एग्जॉस्ट प्रेशर, इसको हम कंडेंसर प्रेशर भी बोलते हैं। और आपके पास आइसेंट्रोपिकली एक्सपांशन दी गई है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो एक्सपांशन होगी टरबाइन के अंदर, स्टीम की एक्सपांशन आइसेंट्रोपिकली होगी। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगी एक्सपांशन के दौरान, ठीक है। 2 से 3 प्रोसेस के अंदर हमारी एक्सपांशन होती है, ठीक है। मतलब 2 और 3 पे आपके पास जो एंट्रोपी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि इक्वल रहेगी, वो H2 इज इक्वल टू S3 रहेगी, ठीक है। और हमें निकालना है हीट सप्लाई निकालनी है, हीट रिजेक्शन निकालनी है, नेटवर्क डन निकालना है और थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो जो निकालना है हमें कि हीट सप्लाई निकालनी है, हीट रिजेक्शन निकालनी है, ठीक है। और नेटवर्क डन निकालना है हमें, और लास्ट में हमें निकालना है थर्मल एफिशिएंसी निकालनी। ये चीजें हमें निकालनी है। हमें पता होना चाहिए कि हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है। हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है H2 माइनस HF3। सिमिलर वैसे हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? H3 माइनस HF3। ये फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आप सोच रहे होगे कि फॉर्मूले कहाँ से आइए। तो रेनकन साइकिल की डेरिवेशन की थी हमने, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वो वीडियो समझनी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, एक एक पॉइंट वहां से ये जो फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। तो हमें H2 और H3 की वैल्यू निकालनी होगी। सिंपल सी बात है। देखिए H2 2 पॉइंट ये है, यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी वो हमारी H2 एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमारे पास टी सुपर हीटेड टेम्परेचर होना चाहिए और यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर की वैल्यू तो हमें दी गई है, ठीक है। तो टी सुपर हीटेड टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से T2 डैश की अगर वैल्यू हम यहाँ निकाल के इसमें पुट कर दें तो टी सुपर हीटेड टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि जो P1 या फिर P2 की वैल्यू है, P2 डैश की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, मतलब 17 बार पे हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है। वो T2 डैश की वैल्यू होगी। अब 17 बार पे प्रेशर टेम्परेचर हम निकाल लेंगे स्टीम टेबल की हेल्प से। ये मेरे पास स्टीम टेबल है 17 बार पे, ठीक है। तो मैं इसकी प्रेशर बेस्ड टेबल निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए 17 बार प्रेशर लाइन आ गई। ये आपके पास प्रेशर लाइन है, ये आपके पास टेम्परेचर लाइन है। और देखिए ये 17 बार प्रेशर है और इसके ऊपर जो टेम्परेचर है 204.38 डिग्री सेल्सियस है, 204.38। मतलब T2 डैश की जो वैल्यू आएगी, टी सुपर हीटेड माइनस में T2 डैश की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा 204.38 डिग्री सेल्सियस और ये 95, ठीक है। तो यहाँ से टी सुपर हीटेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
299.38 डिग्री सेल्सियस। ये टी सुपर हीटेड टेम्परेचर की वैल्यू है। अब हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि ये 2 पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर आया है वो ये टेम्परेचर है, और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आपके पास है वो 17 बार है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का यूज करके हम यहाँ पे H2 एंथैल्पी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टीम टेबल की हेल्प से। तो स्टीम टेबल में देखिए, ये मेरे पास स्टीम टेबल है और यहाँ पे मैं जो है सुपर हीटेड स्टीम टेबल का यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो 38 पेज पे है ये मेरे पास 38 पेज आ चुका है। 17 बार प्रेशर निकालूंगा। देखिए, ये 17 बार प्रेशर की लाइन है, ये प्रेशर की लाइन है, और यहाँ पे डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर दिए गए हैं कि 17 बार के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या क्या वैल्यूज रहेगी एंथैल्पी की, एंट्रोपी की। ठीक है, ये एंथैल्पी की वैल्यू है, ये एंट्रोपी है, और ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जो आपको रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखिए, जो टेम्परेचर है वो कितना है, 299, मतलब 300 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम ले लेंगे, 17 बार प्रेशर है ये, तो 300 डिग्री सेल्सियस की लाइन ये है। तो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी 3032.1 किलो जूल पर केजी, और इसी तरह से एसजी की वैल्यू ये आपके पास हो जाएगी। ये मैं वैल्यूज पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है जी, 300 डिग्री सेल्सियस विद 17 बार। इसी तरह से जो आपके पास P3 प्रेशर है, इसके ऊपर जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो वैल्यूज हम लिख लेंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे इस टेबल पे आप जो है प्रेशर बेस टेबल का यूज करेंगे, और यहाँ पे 0.07 बार के ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, ये 0.07 बार प्रेशर की लाइन है, और यहाँ से आप जो वैल्यूज जो भी रिक्वायर्ड है वो वैल्यूज आप लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे जो है H2 की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल चुकी है, तो अब मुझे निकालनी है H3 की वैल्यू। H3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्रेशर दिया गया है जो कि P3 है, लेकिन यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया है, और ना ही यहाँ पे कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, तो निकालूंगा मैं इसको फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे H3 की जरूरत है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है HF3 + X3 HFG3। ये आपके पास H3 एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला है। HF की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं पहले से ही, और HFG की वैल्यू भी हम पहले से ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन X3 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी की हेल्प से। हमें पता है कि 2 और 3 पॉइंट के ऊपर एंट्रोपी इक्वल है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब H2 = H3 के इक्वल है, और H3 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं HFG3 + X3 × SFG3। ठीक है, हमारे पास सुपर हीटेड जो है ये H2 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 6.853 = SF की वैल्यू जो है आपके पास ये है 0.5592 + X3 × में SFG की वैल्यू आपके पास है 7.7176, और इस तरह से X3 की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी 0.8155। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम, और H3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो H3 = HF3, ये है आपके पास 163.4 प्लस में X3 की वैल्यू 0.8155 × में HFG3 की वैल्यू है 2409.2। ठीक है, इस तरह से इसको जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो H3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2128.13 किलो जूल पर केजी। पीछे यूनिट लगानी है जरूर, ठीक है, वरना एग्जाम्स में नंबर काट लिए जाते हैं। तो हमारे पास H3 की वैल्यू है, H2 की वैल्यू है, तो इस तरह से हम हीट सप्लाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हीट सप्लाई क्या है? H2 - HF3। H2 की वैल्यू है आपके पास 3032.1 - HF3 की वैल्यू ये है आपके पास 163.4, और इस तरह से हीट सप्लाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2868.7 किलो जूल पर केजी। ये आपके पास आंसर फर्स्ट है। इसी तरह से हीट रिजेक्शन की वैल्यू निकालनी है। हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला H3 - HF3। ठीक है, तो H3 की वैल्यू हमारे पास यही है 2128
163 माइनस में HF3 की वैल्यू यही है आपके पास 163.4 और इस तरह से हीट रिजेक्शन की वैल्यू आ जाती है 1964.73 किलो जूल पर केजी। ये आपके पास आंसर सेकंड है। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, देखिए हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन वर्क डन के इक्वल होता है। मतलब हीट सप्लाई की वैल्यू आपके पास है 2868.7 माइनस में 1964.73 और इस तरह से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 904। देखिए हीट सप्लाई किलो जूल पर केजी में थी, हीट रिजेक्शन किलो जूल पर केजी में था और इन दोनों का डिफरेंस जो कि वर्क डन के इक्वल है ये भी किलो जूल पर केजी में ही होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमें बात करनी है लास्ट में थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, कि थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है हमें। देखिए थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, थर्मल एफिशिएंसी 3600 इंटू पावर अपॉन में MS H2 माइनस HF3। देखिए ये थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। P स्टैंड्स फॉर ये पावर थी आपके पास, ये मास फ्लो रेट था, MS जो है मास फ्लो रेट था स्टीम का। ठीक है, ये स्टीम का मास फ्लो रेट था और H2HF3 आपके पास एंथैल्पी थी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ना तो पावर के बारे में कुछ दिया गया है ना ही स्टीम फ्लो रेट के बारे में कुछ दिया गया है। मतलब इसका साफ ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर थर्मल एफिशिएंसी का मतलब रेनकाइन एफिशिएंसी से है। ठीक है, तो रेनकाइन एफिशिएंसी निकालनी है हमें। थर्मल एफिशिएंसी एक्चुअल में होती तो ये है, लेकिन इसमें पावर और कोई भी आपके पास मास फ्लो रेट नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि रेनकाइन एफिशिएंसी हमें निकालनी है और रेनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आपके पास H2 माइनस H3 अपॉन में H2 माइनस HF3। ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं। देखिए H2 की वैल्यू हमारे पास है, H2 की वैल्यू है कि 3032.1 माइनस में H3 की वैल्यू हमारे पास है 2128.13 डिवाइड बाय में H2 3032.1 माइनस में और HF3 की वैल्यू क्या हो जाती है 163.4 और इस तरह से जो है रेनकाइन एफिशिएंसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31.5%। ठीक है, 31.5% रेनकाइन एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी और ये आंसर फोर्थ हो जाएगा, लास्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास सारे का सारा क्वेश्चन था। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।